स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी भंडार। आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 का बायो का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब देखो, सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस यानी कि कोई भी काम, कोई भी फंक्शन जो होता है या कोई भी काम जो इंसान करता है या कोई भी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। तो सिमिलरली लाइफ प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस तो समझ गए। लाइफ प्रोसेस यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने फंक्शंस वो एक साथ करता है, यानी कि जितने भी फंक्शंस वो परफॉर्म करता है अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने जनरेशन को, अपने स्पेशीज को कंटिन्यू करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या हो गया, वो जितने भी फंक्शंस कोई ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा अपनी सर्वाइवल के लिए और अपने जनरेशन को, अपने स्पेशीज को, अपने जो भी उनके स्पेशीज है, जो भी जीनस है, उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, तो देखो लाइफ प्रोसेसेस अगर हमको डिफाइन करना हो, मीन्स उसका डेफिनेशन लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे? लाइफ प्रोसेसेस मीन्स functions which organisms perform together to continue their life or species, or for their survival, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? फंक्शंस विच ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म टुगेदर टू कंटिन्यू देयर स्पेशीज और फॉर देयर सर्वाइवल। अब देखो इसके अंदर आता क्या क्या है। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ऑर्गेनिजम्स की ही बात करेंगे बायो में, तो इसके अंदर आता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ये सारे क्या होते हैं? प्रोसेसेस होते हैं जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है जिससे कि वो क्या हो, इस अर्थ पे बना रहे। लाइक डाइजेशन यानी कि फूड इनटेक करना, डाइजेशन वगैरह की। रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? फॉर द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के लिए। रिप्रोडक्शन क्यों होता है? ताकि उनकी स्पेशीज, उनकी जो जीनस है वो क्या हो, अर्थ पे कंटिन्यू रहे। लाइक अगर किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सपोज करो ह्यूमन बींग्स ही हैं, ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना हो, यानी कि उनमें रिप्रोडक्शन का फंक्शन ना हो, तो क्या होगा, एक जनरेशन के बाद ह्यूमन बींग्स क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। फिर ऐसे ही सर्कुलेशन है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन आता है, एक्सक्रीशन है। तो ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है जिससे कि वो क्या हो, उसकी वो अर्थ पे सरवाइव कर सके और उसकी स्पेशीज क्या हो, कंटिन्यू हो। ठीक है, अब देखो इन चैप्टर्स में हमको इन्हीं प्रोसेसेस को, इन्हीं फंक्शंस को, इन्हीं सिस्टम्स को डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन। अब देखो, डाइजेशन से पहले हमको जानना होता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन, उसके पहले हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन। अब देखो, हम लोग को सबसे पहले क्या जानना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन यानी कि जो भी फूड इनटेक हम करते हैं फॉर आवर सर्वाइवल या फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिससे कि हम बाकी प्रोसेसेस भी क्या करें, कर सके, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। लाइक ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स या हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं उनका हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। फिर उनसे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं अपने बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड for the fulfillment of energy required to do other processes। ठीक, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच intake of food for the fulfillment of energy requirement to do other processes।
अब देखो न्यूट्रिशन की जो होती है उसके दो मोड होते हैं, यानी कि दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। तो न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो यानी कि कोई भी चीज जो खुद से होती है, ठीक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा वो ऑर्गेनिज्म केपेबल होते हैं कि इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर या जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको वो इनटेक करते हैं, उनको वो लेते हैं और फिर उससे क्या करते हैं? अपना खुद का फूड वो प्रिपेयर करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? organisms are capable of preparing their own food। इसका एग्जाम्पल होता है प्लांट्स, ठीक। प्लांट्स में कैसे होता है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कैसे होता है फूड प्रिपरेशन, कैसे होता है वो भी हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। तो इसका एग्जांपल होता है प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करती है? ये अपना फूड प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है? ग्लूकोज, जो फिर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, ठीक। अब देखो, अब इन्होंने फूड तो बना लिया, वैसा तो है नहीं कि जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही फूड प्रिपेयर होगा। तो होता क्या है कि जितनी इन्होंने फूड प्रिपेयर कर लिया, अब जितनी इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी एनर्जी को ये यूज कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है या जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन प्लांट्स में, एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये तो हो गई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कहानी। अब आ जाओ हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद केपेबल नहीं होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के। वो किन पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जिन ऑर्गेनिजम्स में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। इन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड, ठीक। लाइक प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो प्लांट्स से हमको फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, काफी चीजें मिलती हैं। तो वही क्या करते हैं? जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं फूड्स को ये यूज करते हैं और इनको जो भी एनर्जी चाहिए होती है, इनकी एनर्जी की फुलफिलमेंट कहाँ होती है? और जो फूड ऑटोट्रॉफिक प्रिपेयर किया होता है उन्हीं से होती है। अब देखो इन दोनों न्यूट्रिशंस को हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो हेट्रोट्रॉफिक में भी फिर आता है हमारा कुछ और टाइप के भी आते हैं इसमें। एक होता है पैरासिटिक। अब देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? पैरासिटिक में क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कंफ्यूजन होता है। वो होता है पैरासिटिक और एक होता है सैप्रोफिटिक, ठीक है। दोनों क्लियर हो जाएगा अभी यहाँ पे तुम लोग को। एक होता है पैरासिटिक और एक होता है सैप्रोफिटिक। देखो पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक में डिफरेंस क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के होंगे, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ये ऑर्गेनिज्म हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करेंगे। ये किस पे होस्ट? इनका होस्ट क्या होगा? इनका जो होस्ट होगा वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक। लेकिन जो सैप्रोफिटिक वाले होते हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनका होस्ट या जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमेशा डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करते हैं, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पैरासिटिक सैप्रोफिटिक में क्या
क्या डिफरेंस है? अब देखो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे, यानी कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ये रहेंगे और उससे जो भी फूड वो प्रिपेयर करेगा, जो भी फूड वो इनटेक करेगा, उसमें से ये क्या करेंगे? उसके हिस्से से अपने लिए भी क्या करेंगे? फूड ये डिराइव करेंगे, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को ये कभी भी किल नहीं करेंगे, हार्म पहुंचाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में क्या होता है? सैप्रोफिटिक में क्या होता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो हमेशा क्या होंगे? डेड ऑर्गेनिज्म, लाइक कोई इंसान मर गया, कोई भी एनिमल मर गया तो उसकी डेड बॉडी पे रहेंगे, या जो प्लांट्स है उनकी जो लीव्स गिर जाती हैं, ब्रांचेस गिर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, उन पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से तुम कह सकते हो कि ये डीकॉम्पोजिशन का काम करते हैं। सैप्रोफिटिक वाले क्या करेंगे? डीकॉम्पोजिशन का काम करेंगे। तो पैरासिटिक हो गया, सैप्रोफिटिक हो गया। एक होता है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लो क्या होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फूड पार्टिकल को इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद से जो एनर्जी उससे रिलीज होती है उसको ये क्या करते हैं? यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो होलोजोइक में क्या होता है? इनटेक फूड पार्टिकल और इंजेस्ट फूड पार्टिकल। इंजेस्ट फूड पार्टिकल। ठीक, तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का एक आउटलाइन हो गया, एक ओवरव्यू हो गया है। अब हमको इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोगों ने न्यूट्रिशन का एक ओवरव्यू देख लिया, अब हम लोग को सारे दोनों न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बता दिया तुम लोगों को कि क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। ठीक है, अब देखो इसलिए होता कैसे है, ऐसा तो है नहीं कोई चीज ऐसे ही हो जाएगी। तो एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नाम तो सुने ही होगे तुम लोग, फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब देखो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में होगा ये कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक, अब होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं सॉइल से। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गया एटमॉस्फेयर से, वाटर आ गया सॉइल से, सनलाइट की प्रेजेंस होती है और क्लोरोफिल जो होता है वो उन प्लांट्स के लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक, तो अब इन क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? ग्लूकोज। ठीक, देखो अब हम लोग को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं या जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, वाटर आ गया सॉइल से हमारा, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से और क्या फॉर्म करेंगे? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक, तो अब देखो ये प्रोसेस होता कैसे है। ये एक स्ट्रक्चर है लीफ की, ये लीफ की स्ट्रक्चर हुई। ठीक, देखो ये लीफ है, लीफ के सरफेस पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स यानी कि कुछ होल टाइप का होता है, शेप टाइप का होता है जिसको वी कॉल पोर्स। अब ये पोर्स होते कौन से हैं? इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर्स। स्टोमेटल पोर्स। इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू दीज पोर्स। ठीक, और रूट से क्या होता है? रूट से आ जाता है हमारा वाटर विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया एटमॉस्फेयर से, वाटर आ गया कहां से? रूट से आ गया और स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू वो क्या हुआ? फिर पहुंच गया कहां तक? लीव्स तक पहुंच गया। अब देखो होगा क्या, इन लीव्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है इसका काम ये होता है कि ये सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है
और जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए वो क्या करता है, क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि इसके स्टोमेटल पोर्स से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर आ गया कहाँ से, तो सॉइल से आ गया थ्रू द रूट्स। ठीक, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और फिर स्टेम एंड ब्रांचेस के थ्रू ये कहाँ तक पहुंच जाता है, लीव्स तक। और फिर क्या होता है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो फिर क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, और ऑक्सीजन एंड वाटर क्या होती है, रिलीज हो जाती है। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए ये रिएक्शन तुमको अच्छे से याद होना चाहिए, और इस रिएक्शन को हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। ठीक, ये होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब देखो तुम लोग सोच रहे हो कि स्टोमेटल पोर्स क्या होता है। ठीक है, इसके लिए तुमको एक और हेडिंग पढ़नी होगी, स्टोमेटा। ठीक है, उसको जब तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हारा ये जो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे स्टोमेटल पोर्स का, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब हम लोग को पढ़ना है स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कुछ लीव्स के लोअर सरफेस पे होता है, कुछ लीव्स के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और कुछ लीव्स के अपर और लोअर दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा में तुमको पढ़ने होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है अब ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। यही गार्ड सेल्स जो होते हैं, और यहाँ पे तुमको एक ओपनिंग दिख रही होगी, इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमा। ठीक है, अब देखो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसका जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, गार्ड सेल्स के हाथ में होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये हो गया गार्ड सेल्स हमारा, ये तुमको दिख रहा है बीच में स्टोमेटा, इसी को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर्स। यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल ऑर्गेनल होता है लीफ का, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। अब देखो तुमको पत्तियां जो हरी दिखती है या जो कलर कई कलर की दिखती है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन लीव्स होती है, उन लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो आता है क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, अब देखो गार्ड सेल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है, जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा, ठीक है, वाटर गार्ड सेल्स के अंदर गया तो गार्ड सेल्स क्या होंगे। अब छोटा सा एग्जांपल ले लो, किशमिश का एग्जांपल ले लो। किशमिश को जब तुम पानी में भिगाते हो तो वाटर क्या होता है, उस किशमिश के उस रेजिन के अंदर जाता है, जिससे क्या होती है, रेजिन स्वेल हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी होता है कि जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करता है तो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, अधिक हो गया। और जब गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, कर्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या होती है, ओपन हो जाती है। ठीक है, सपोज करो ये स्टोमेटा, सपोज दिस इज स्टोमेटा, इसके अंदर वाटर क्या हुआ, एंटर हुआ। अब जब वाटर एंटर होगा ये स्वेल होगा, स्वेल होने से क्या होगा, ये कर्व हो जाएगा। जब ये कर्व हो गया तो यहाँ पे क्या हो गई, ओपनिंग हो गई, यानी कि स्टोमेटा हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक, अब क्या हो गया, अब होता क्या है कि जब प्लांट्स को नीड नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड की या सनलाइट की, तो क्या होता है कि ये स्टोमेटा जो होता है ये क्लोज होने लगता है। तो क्लोज कैसे होगा कि इन गार्ड सेल से वाटर क्या होगा, बाहर जाएगा। अब वाटर जब बाहर जाएगा तो ये स्टोमेटा क्या होगा, श्रिंक होगा। श्रिंक होने से क्या होगा, स्टोमेटा स्ट्रेट हो जाएगा, और स्ट्रेट होने से क्या होगी, जो स्टोमेटल पोर होगा वो क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक, और जब क्लोज हो जाएगी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगा, और जो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार होता क्या है। क्या होता है कि जब वाटर, when water enters in the guard cells, वाटर कहाँ जा रहा है, गार्ड सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, जब गार्ड सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है तो क्या हो रही है, ये गार्ड सेल्स स्वेल हो जा रही हैं। स्वेल होने की वजह से क्या हो रहा है, क्या हुआ, वाटर गार्ड सेल के अंदर गया, गार्ड सेल स्वेल हुआ। स्वेल होने से क्या हुआ, इसका शेप जो कि स्ट्रेट होता है वो क्या होता है, कर्व हो जाता है, जिससे क्या होती है, जो स्टोमेटल पोर होती है वो ओपन हो जाती है। स्टोमेटल पोर ओपन्स। ठीक, तो ये तो हो गया ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये हो गया हमारा क्या, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब आ जाओ दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस होता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ
स्टोमेटल पोर और स्टोमेटा दोनों बातें सही होती है। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, वाटर इज एंटरिंग इन द गार्ड सेल, वाटर एंटर्स इन द गार्ड सेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वाटर कम्स आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, ठीक है। वाटर क्या हो रहा है, गार्ड सेल से बाहर आ रहा है। तो अब जब वाटर गार्ड सेल से बाहर आएगा तो होगा क्या, गार्ड सेल्स ये क्या होंगी, श्रिंक हो जाएंगी। श्रिंक होने से यहाँ पे स्वेल होने से कर्व हो रही थी, यहाँ पे श्रिंक होने से ये क्या होंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी बिल्कुल, ठीक। स्ट्रेट होने की वजह से क्या होगा, जो स्टोमेटल पोर होगा हमारा वो क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटल पोर क्लोज, ठीक। अब देखो होता क्या है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, वो कहाँ पे होता है, इसी स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर में होता है, ठीक। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया स्टोमेटा। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया, ऑटोट्रॉफिक के बाद से किस प्रोसेस से बनता है, फोटोसिंथेसिस वो पढ़ लिया, रिएक्शन पढ़ लिया, स्टोमेटा पढ़ लिया, ठीक। अब हम लोग को पढ़ना है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पहले ही बता दिया है कि इस न्यूट्रिशन में या जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस करेंगे वो क्या करेंगे, अपना फूड वो खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते, इंस्टेड वो डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे फॉर देयर फूड, ठीक। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। अब देखो इसमें हम लोग को पढ़ना है दो टाइप, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। पैरासिटिक सबसे पहले हम देखते हैं, पैरासिटिक यानी कि जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक मोड के होंगे वो क्या करेंगे, वो किसी भी लिविंग होस्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे फॉर देयर फूड विदाउट किलिंग दैट एनिमल, यानी कि विदाउट किलिंग दैट एनिमल, ये जरूर याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी कि इसके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि ऑर्गेनिजम्स विच पोजेस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन और डिराइव देयर फूड, दोनों चीजें लिख सकते हो, डिराइव देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, यानी कि ये जिसके साथ रहेंगे या जिस ऑर्गेनिज्म पे ये रहेंगे उसको फायदा तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं पहुंचा देंगे कि वो मर जाए, बुद्धिमानी में, ठीक है। मर जाएगा तो बेचारे पाएंगे कहां से, नया ढूंढना पड़ेगा, ठीक। तो देखो पैरासिटिक क्या करेंगे, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। अब देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टर्म्स आते हैं, होस्ट एंड पैरासाइट, जो तुम लोग जान लो क्या होता है। होस्ट किसको कहेंगे और पैरासाइट किसको कहेंगे, होस्ट एंड पैरासाइट। होस्ट यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से फूड क्या होगा, लिया जाएगा, यानी कि होस्ट क्या होगा, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम whose body food is derived or being derived, ठीक। तो होस्ट क्या होता है, होस्ट यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से फूड डिराइव किया जाएगा। सपोज करो तुम हो और तुम्हारे ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंड कर रहा है, या ये एग्जांपल ले लो, पेरेंट्स है तुम्हारे, ठीक, और तुम हो, तुम क्या हो, एक टाइम के लिए सोच लो बस कि तुम अपने पेरेंट्स पे क्या हो, पैरासाइट हो फॉर योर नीड, ठीक है। तुम्हारी फीस कौन भरेगा, तुम्हारा खाना कौन देगा, तुम्हारे पेरेंट्स देंगे। तो पेरेंट्स तुम्हारे क्या हो गए, होस्ट हो गए, क्योंकि तुम उन पे डिपेंड कर रहे हो, यानी कि वो तुमको क्या करे, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है तुम्हारे पेरेंट्स तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या हो गए, होस्ट हो गए। लेकिन तुम क्या हो गए, तुम हो गए पैरासाइट। क्यों हो गए, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, उनसे अपनी रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे हो, डिराइव कर रहे हो, उनसे अपनी रिक्वायरमेंट को ले रहे हो, ठीक। तो होस्ट क्या होता है, होस्ट यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी से फूड डिराइव होगा, यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स हो गए। ये एग्जांपल याद रखो, अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। होस्ट यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, पैरासाइट यानी कि तुम लोग हो गए, ठीक। तो पैरासाइट क्या हो गया, पैरासाइट यानी कि
organism which derive the food, ठीक। इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, राउंडवॉर्म, कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल तुम लोग नोट कर लो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा प्लाज्मोडियम, राउंडवॉर्म, ठीक। ये तो हो गया हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग को पढ़ना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो ये दो टर्म तुम लोग ध्यान रखना एकदम, होस्ट और पैरासाइट क्या होता है, ठीक। अब आ जाओ होलोजोइक पे। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि जो ऑर्गेनिज्म या जिन ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या करेंगे कि वो जो फूड इंटेक करेंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, ठीक। अब यानी कि होलोजोइक मोड वाले क्या किए, जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को इंटेक किए, इंजेस्ट करेंगे, ठीक। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंजेस्ट किया उन्होंने, फिर उसको वो डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करेंगे और फिर क्या होगा, उससे जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको वो क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो होलोजोइक में हम क्या लिख सकते हैं, organisms ingest food in complex form and digest it in simpler form ठीक है। और फिर उससे जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको ये क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। इसमें क्या किया जाएगा, एग्जांपल में जितने भी एनिमल्स है, सबसे पहले एग्जांपल तो लिख लो, हम ही लोग हो गए, ह्यूमन, डॉग, कैट, लायन, जितना जाओ सब लिख लो, ठीक है। ये सारे किसमें आ जाएंगे, होलोजोइक में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे होलोजोइक में, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग अपना खुद का एग्जांपल लो, देखो अपना साइंस को ऐसे पढ़ो ना जो तुम्हारी डेली लाइफ में यूज होता हो, तो तुम लोग को अच्छे से क्या होगा, याद होगा, चीजें समझ में आएंगी, ठीक। अपना एग्जांपल लेते हैं हम लोग होलोजोइक में, क्या हो जाएगा होलोजोइक में, हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं ऐसा तो है नहीं कि वो सिंपलर फॉर्म में होता है। सपोज करो हम स्टार्च इंटेक कर रहे हैं, स्टार्च हम क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ राइस, ठीक है। राइस हो गया, पोटैटो हो गया, इसमें क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ज्यादा है, ठीक। स्टार्च हमने इंटेक किया, अब फिर क्या करते हैं, फिर हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, कुछ एंजाइम पे ऐड करते हैं, तो फिर वो क्या करता है, माल्टेज में फिर क्या होता है, सिंपलर फॉर्म्स में वो ब्रेक होते जाता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। यानी कि हम सीधा माल्टोज नहीं लेते, हम पहले क्या लेते हैं, स्टार्च, फिर उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, तो स्टार्च क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म विच वी आर इंजेस्टिंग, एंड देन माल्टोज फ्रॉम विच एनर्जी इज रिलीज एंड वी यूटिलाइज दिस। तो माल्टोज यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सिंपलर फॉर्म हो गया, डाइजेशन वाला प्रोसेस आ गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो इसके बाद तुम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन, यानी कि उसमें तुम लोगों को पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना होगा, ठीक है। तो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड वन मोर थिंग, नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, तो नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है। थैंक यू।